हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही सी टेट या टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। आपको बताना है दोस्तों, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? ऑप्शन है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या ऑप्शन 4 विद्यालय की परिस्थिति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, उसके शिक्षक के विषय वस्तु के ज्ञान पर जो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। प्रधानाचार्य के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा जो विद्यालय है वो प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर होता है। जो कक्षा शिक्षण है वो केवल शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में सहायता मिलती है। पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार की सहायता मिलती है आपको बताना है। ऑप्शन है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, या ऑप्शन 4 समय बिताने में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य को ठीक से संचालित करने में। जो पाठ्य पुस्तक है या विषय है वो हमारे शिक्षण कार्य को ठीक से संचालित करने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में पाठ्य पुस्तकों में सहायता मिलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, थर्ड है पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या चौथा पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना छात्रों में। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ यही है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना है छात्रों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। किस प्रकार प्रभावित करता है? फर्स्ट है घर से पलायन में, सेकंड है दिव्य सपनों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या चौथा है अभिनेताओं जैसा दिखने में। तो जो आधुनिक सिनेमा है वो छात्रों को दिव्य स्वप्नों में रत रहने में प्रभावित करता है। जो स्टूडेंट है वो खुद को फिल्म के हीरो की तरह अपने आप को समझने लगते हैं और उस फिल्म के जो कल्पना वाली जो कहानी है उसमें खो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्य सपनों में रत रहने में, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप वहां नहीं जाएंगे, आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे, या ऑप्शन 4 है आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप उस संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेंगे एक शिक्षक के नाते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रुकावट हो जाती है, सेकंड है सरल हो जाता है, ऑप्शन थर्ड है उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है, या चौथा है शिक्षकोन्मुखी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य जो है अपूर्ण बना रहता है। कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करने दिया जाता है या उन्हें अपना अभिव्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से जो अभिव्यक्ति है वो प्रदान करने का जो अवसर नहीं दिया जाता है, तो जो छात्र है या कक्षीय संप्रेषण है उसका आप समझ लीजिए उस कक्षा में जो पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु का जो ज्ञान है उसका उद्देश्य अपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। फर्स्ट है बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सेकेंड है शिक्षा पर व्यय कम होता है,
थर्ड है बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है। या चौथा है एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। सहशिक्षा मतलब कि जिसमें बालक और बालिका दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो इसके राइट आंसर आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। इसका राइट आंसर यही होगा। सहशिक्षा का जो प्रमुख लाभ है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है बालक और बालिकाओं को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे एक शिक्षक के नाते? उसे वही डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, या ऑप्शन 4 है प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर उसे आप समझाएंगे कि आपने जो किया है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट है इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है, थर्ड है इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है, और फोर्थ है इससे कोई लाभ नहीं। तो छात्रों की कक्षा में निंदा करने से क्या होता है? छात्र का जो मनोबल है गिर जाता है, इसलिए छात्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इससे छात्र का जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो गिरने लगता है, इसलिए कभी भी छात्र की निंदा कक्षा में नहीं करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है, इसका उत्तम कारण हो सकता है। फर्स्ट है वह परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सेकेंड है वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, थर्ड उसे घर से बाहर रहने में अधिक आनंद की अनुभूति होती है, या फोर्थ है नौकरी के कारण, ये नौकरी रहेगा, नौकरी के कारण जाता है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, वह अपने उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मतलब वो उसे पता है कि उसका उत्तरदायित्व क्या है, इसलिए वह उसे कहीं भी नौकरी मिलता है या कुछ भी उसका कार्य मिलता है तो उसे वह वहाँ पर जाता है अन्यत्र स्थान पर। तो उसका जो स्वभाव है उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का है, मतलब अपने उत्तरदायित्व के प्रति वो निष्ठा रखता है और अपने उत्तरदायित्व का पालन करता है अच्छी तरह से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे? फर्स्ट है उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे, सेकेंड है आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, थर्ड है आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे, फोर्थ है आप उसे वेतन एवं अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। तो ये तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं, चौथा रहेगा नहीं। आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे। तो इसका अच्छा सा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तम वाला, कि उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप या मूल मंत्र है। अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं, छोटे मोटे फसादों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करें, छात्रों को यह संप्रेषित कर दें कि आप क्या चाहते हैं, या फोर्थ है कठोर नियमों का पालन करें। तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए एक अनुशासन संबंधी मूल मंत्र है कि वो अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं। इसका राइट आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाकर रखें एक नवनियुक्त शिक्षक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट, शिक्षक बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, सेकंड है शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, अगले वर्ष पुनः बीएड परीक्षा में बैठेंगे, या फोर्थ है चयन प्रक्रिया की कमियां लोगों के समक्ष उजागर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले वर्ष आप पुनः बीएड की परीक्षा में आप बैठेंगे। यदि आप बीएड की परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप फिर से प्रयास करेंगे और जो प्रयास है वो अच्छे से करेंगे और अगले वर्ष पुनः बीएड परीक्षा में बैठेंगे और सफल होंगे। इसका राइट आंसर होगा अगले वर्ष पुनः बीएड परीक्षा में बैठेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
खेल चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना, या फोर्थ है जीवन में खेल के महत्व को प्रदान करना। तो खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है अभी का, वो खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने में उत्तम सिद्ध हो रहा है या अच्छा है, क्योंकि खेल जो है वो अच्छे से प्रोत्साहित किया जा रहा है सरकार द्वारा, और शिक्षा में खेल को शामिल किया गया है इस बार। तो खेल खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने से तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, मतलब खेलते हुए शिक्षा प्रदान करना सबसे उत्तम माना गया है। इसलिए आधुनिक युग में अभी इसका यही चलन चल रहा है, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर से बताते हैं फोर्थ रहेगा, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं अभियोग्यताओं के संदर्भ में। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि छात्रों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है और अभियोग्यता है उसे बढ़ाया जा सके, तो इसी के संदर्भ में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश क्या कहलाता है। ग्राहक संप्रेषण मतलब ग्रहण करने वाला, प्रवर्तक मतलब भेजने वाला, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिपोष। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश प्रतिपोष कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका ऑप्शन दिया है निकूटन, संप्रेषण, सुसाध्यक या विकूटन। आपको बताना है दोस्तों, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सुसाध्यक कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सुसाध्यक कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संप्रेषण के द्वारा हम खाली स्थान का आदान प्रदान करते हैं, अनुभूतियों एवं तथ्यों का, सूचनाओं एवं अनुभूतियों का, केवल प्रभावों का, या चौथा है सूचनाओं, तथ्यों और अनुभूतियों एवं प्रभावों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण के द्वारा हम सूचना, तथ्य, अनुभूति एवं प्रभाव चारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा किसका माध्यम है। विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, या सामाजिक आदान प्रदान का। बताइए दोस्तों, भाषा किसका माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति का। जो भाषा है वो सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब भाषा विचारों का आदान प्रदान है और सहज अभिव्यक्ति इससे होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप क्या करेंगे। मतलब एक शिक्षक है और आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर भी जो आपके छात्र है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। आप सभी साथी अध्यापकों से उसके पास कराने की संभावनाएं ढूंढेंगे, प्रधानाचार्य को गिफ्ट देकर उसे पास कराने को कहेंगे, उसके असफल होने के कारण को ढूंढेंगे, या उसे पुनः योजनाबद्ध से पढ़ने की प्रेरित करेंगे, योजनाबद्ध पढ़ाने से प्रेरित करेंगे या पढ़ने को प्रेरित करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके असफल होने के कारण को ढूंढेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसके कारणों को ही ढूंढेंगे। यदि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आप सबसे पहले उसके कारण ढूंढेंगे, फिर उसके समाधान को ढूंढेंगे, मतलब उसके आप समस्या का समाधान करेंगे। उसके असफल होने का कारण क्या है फिर उसे जानेंगे, फिर उसे आप सुधारेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके असफल होने के कारण को आप ढूंढेंगे एक शिक्षक के नाते। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।